हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मनी मंत्रा हिंदी। साल चल रहा है 2026, डेट है आज 7/1/2026। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन और स्पेशली उन लोगों के लिए जो 2026 में या तो अपना नया पोर्टफोलियो बना रहे हैं या फिर अपने पुराने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। अगर आप में से कोई ऐसा यहाँ पर बैठा हुआ है इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर जो किसी कंपनी की तलाश में आया हुआ है कि उसको कोई कंपनी का नाम मिलेगा, तो आज के सेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए लर्निंग की कोशिश कर रहे हैं और जो ये चाहते हैं कि एक बार जब चीज़ें वो सीख जाएं तो उन्हें किसी और की मदद की ज़रूरत ना पड़े, उनके लिए है आज का सेशन। आज के इस सेशन में फ्रेंड्स हम लोग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते समय किन चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करेंगे। 4 से 5 फ्रेमवर्क्स, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये फ्रेमवर्क्स आपके साथ में डिस्कस करेंगे। इनका फ़ायदा ये होगा कि एक बार जब आप इस सेशन को पूरी तरीके से देखेंगे तो जो पोर्टफोलियो के लिए आपका अप्रोच होता है ना, वो पूरा बदल जाएगा। ठीक है, देखिए, अब पोर्टफोलियो को बनाने के 2 तरीके हैं। एक है कि आप इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को उठाएं और अच्छी स्क्रिप्ट्स आइडेंटिफाई करें, उसके बाद उसको अपने पोर्टफोलियो में डालते रहें। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक तरीके से सेक्टर्स को पढ़ें और जब आप अच्छे सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हर एक सेक्टर के अंदर आपको 2-3 बढ़िया स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी, तो उसके आधार पे आप फिर पोर्टफोलियो को अपने फॉर्म कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है वो पहले वाले तरीके से थोड़ा सा बेहतर इस मामले में होता है, बिकॉज तब आप मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के पीछे ज़्यादा पढ़ते हैं और ऐसी हालत में जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है आपकी, वो थोड़ी बेहतर होती है। पहले वाले तरीके में जब आप इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स के पीछे जाते हैं तो आप पैसा तो कमाते हैं पर वेल्थ जनरेशन नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप कि जो अभी तक जाने वाले हैं वो चले गए होंगे और सिर्फ वो लोग बैठे होंगे जिनको नॉलेज की दरकार है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वी आर NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, सो अब ध्यान से सुनिए जो आज का ये सेशन है। नाउ जो तरीका है पोर्टफोलियो को फॉर्म करने का, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो स्टेप 2 होता है सेक्टर आइडेंटिफाई करने का। स्टेप 1 होता है ये देखना कि इकॉनमी ओवरऑल कैसी कर रही है, इंटरनेशनल मार्केट क्या कर रही है, हमारी इकॉनमी कैसी कर रही है। तो जब ये पता चले कि भाई हमारी पूरी इकॉनमी मान लीजिए एकदम धराशायी हो एकदम, तो क्या वैसे समय में पोर्टफोलियो बनाने का कोई फायदा है? आंसर है नहीं, उस समय आपको सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। पर अगर इकॉनमी में थोड़े बहुत भी आपको अच्छे साइंस दिख रहे हैं तो उस समय आपको जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है सेक्टर आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड जो है वो है कि सेक्टर साइकिल फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो फ्रेमवर्क है ये आपको ये बताता है कि जो इकॉनमी का साइकिल है उसी से सेक्टर्स रिलेटेड होते हैं। अब इकॉनमी में 4 अलग अलग साइकिल होते हैं। देखिए, एक टाइप होता है, एक तरीका होता है जब इकॉनमी जिस समय बिल्कुल रिसेशन में चल रही होती है, जो पॉइंट नंबर 4 है। ठीक है, कि जब सब कुछ खराब है, नौकरियां नहीं है, महंगाई बुरी तरीके से बढ़ी हुई है, गवर्नमेंट कोई खर्चा नहीं कर रही है, प्राइवेट भी कोई खर्च नहीं कर रहा है, कोई नौकरी नहीं आ रही है, इस पर्टिकुलर टाइप को रिसेशन कहते हैं। ठीक है, नाउ रिसेशन का टाइप वो होता है टाइम जब स्टॉक मार्केट के अंदर से लोग ज़्यादातर पैसा अपना निकालते हैं। तो जाहिर है कि जब मार्केट से पैसा निकालेंगे तो वो पैसा कहाँ जाएगा। ठीक है, तो मार्केट के अगेंस्ट में जो चीज़ खड़ी होती है वो होता है या तो बॉन्ड या फिर गोल्ड। ठीक है, तो वहाँ आपको वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि जब मार्केट गिर रहा होता है तो वो कंपनियां जो एक्सपोर्ट ड्रिवन होती हैं थोड़ी सी, उनमें आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। तो जैसे IT सेक्टर है, उस समय वहाँ आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, सो रिसेशन जब कभी भी ऐसी हालत हो कि बुरा टाइम चल रहा है, तब उस समय IT सेक्टर के पीछे जाना चाहिए। नाउ रिसेशन के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होता है अर्ली रिकवरी। ठीक है, रिसेशन 4th है, देन फर्स्ट होता है अर्ली रिकवरी। अर्ली रिकवरी में क्या होता है कि धीरे धीरे लोगों के हाथ में पैसा आना शुरू होता है, थोड़ी थोड़ी नौकरियां शुरू हो रही होती हैं, गवर्नमेंट धीरे धीरे पैसा डाल रही होती है। जब गवर्नमेंट पैसा डालती है तो वो कंपनियों को भी बोलती है कि भाई आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पैसा डालना शुरू करिए। ठीक है, और वहाँ से शुरू होती है अर्ली रिकवरी। अब एक चीज़ इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अगर अर्ली रिकवरी आ रही है तो लोगों के हाथ में थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू होता है, और जब थोड़ा पैसा आता है तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तेल साबुन मंजन खरीदते हैं। तेल साबुन मंजन मतलब FMCGs। उसके बाद जब थोड़ा सा पैसा और आता है तब क्या होता है, ऑटोज बिकने शुरू होते हैं, उनमें भी 2 व्हीलर्स। ठीक, देन इसके बाद में इसी अर्ली रिकवरी के साथ में जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज एक्सपेंशन फेज। की जब अर्ली रिकवरी आती है तो प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनको ये लगने लगता है कि अच्छा, लोग नौकरी करके और सामान खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं तो बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करेगा, बिकॉज अब लोग खरीदना शुरू कर रहे हैं सामान। तो ये होता है एक्सपेंशन फेज। इस एक्सपेंशन फेज में बैंक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। क्यों? एक्सपेंशन फेज में गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पैसा डालना इकॉनमी में शुरू करती है। अब गवर्नमेंट जब इकॉनमी में पैसा डालती है तो पैसा जाता कहाँ है, इसको समझिएगा।
गवर्नमेंट जब पैसा डालती है इकॉनमी में तो वो क्या करती है, वो सड़कें बनाती है गवर्नमेंट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी जिससे लोगों को जॉब मिल सके और उसकी देखा देखी जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो पैसा डाल सकें। जब प्राइवेट फर्म्स मार्केट में पैसा डालती है तो वो अपनी जेब से तो डालेगी नहीं, वो कहाँ से पैसा डालती है, वो जाती है बैंकों के पास, कहती है कि देखो ऐसा है कि इकॉनमी बढ़ने लगी है तो मुझे थोड़ा सा उधार दो और मैं नई फैक्ट्री खड़ी करूंगा, ठीक है। सो इस वजह से एक्सपेंशन फेज में आपको बैंक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। अब ये वाला पॉइंट पकड़ के रखिएगा क्योंकि इसी के रिलेटेड जो है आपको ग्लिम्सेस अभी इस समय दिख रहे हैं मार्केट में, ठीक है। देन थर्ड आता है लेट साइकिल। लेट साइकिल जब आता है तो उस समय क्या होता है कि इकॉनमी में धीरे धीरे दोबारा से दबाव शुरू हो जाता है। ऐसे समय में जो बहुत सेफ सेक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे फार्मा, एफएमसीजीज, ये बहुत सेफ सेक्टर हैं, तो इनके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, क्यों हम आपसे कहते हैं कि सेक्टर साइकिल्स पढ़ने क्यों ज़रूरी हैं या सेक्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इस समय जो अभी इस समय हो रहा है इकॉनमी के अंदर, इसको आप ध्यान से देखिए अपने सामने, ठीक है। नाउ गोल्ड बहुत तेज़ी के साथ में रेट बढ़ रहा है। आईटीज़ की हालत खैर ख़राब हो गई है, उसकी वजह है कि ट्रंप जो आए और उसके बाद उन्होंने जो टैरिफ्स लगाए वो। इस समय इकलौता जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनमें ऑटो सेक्टर मेन है, सभी को मालूम है ये चीज़। और ऑटो सेक्टर की वजह क्या है कि इंडिया के अंदर से जो ऑटो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें भी टू व्हीलर्स सबसे ज़्यादा मेन रोल जो है वो प्ले कर रहा है। जब आप सेक्टर पढ़ते हैं तो आपको पता चला कि भाई चलो ऑटो पूरा बढ़िया काम कर रहा है, तो अगर आप ऑटो सेक्टर उठाएंगे और ऑटो एंसिलरीज उठाएंगे तो आपको अपने आप 3 से 4 स्क्रिप्ट्स बहुत बढ़िया मिल जाएंगी। अगर आपके पोर्टफोलियो में टोटल 20 स्क्रिप्ट्स हैं और उसमें से अगर 4 या 5 स्क्रिप्ट्स आपकी मिल गई तो दैट मीन्स कि 25% पोर्टफोलियो आपका सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन से बन गया जब आप सेक्टर का साइकिल पढ़ रहे हैं कि इस समय यार कौन सा सेक्टर बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अब सेकंड देखिए, जब हमने आपको बताया कि जब इकॉनमी एक्सपेंशन कर रही होती है तो बैंक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा आने लगता है, ठीक है। तो अभी आप अगर इस समय देखिए तो बैंक्स और एनबीएफसीज इस समय चलने शुरू हो रहे हैं। आप कंपनियों के चार्ट उठा के देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक। सेकंड एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी कि जापान जो है वो इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है इसके अंदर पैसा डाल रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता चला कि यार बैंक और एनबीएफसीज के अंदर भी इस समय ग्रोथ आनी शुरू हो रही है। तो दैट मीन्स कि 2 सेक्टर आपको मिल गए, एक ऑटो, बैंक और एनबीएफसीज। अगर इन दोनों को भी आप मिला लीजिए तो भी आपके पोर्टफोलियो में समझ लीजिए कि 6 से 7 स्क्रिप्ट्स आप आराम से ले लेंगे, है ना। दैट मीन्स कि 30% आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 2 सेक्टर से कंप्लीट हो जा रहा है। सेक्टर्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है इतना, बात समझ आई, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट है कि जब भी कोई भी आप सेक्टर आइडेंटिफाई कर रहे हो तो उस सेक्टर को आइडेंटिफाई करते समय एक बहुत आसान तरीका होता है। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि यार ये कैसे पता लगे कि सेक्टर रोटेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। बहुत आसान है, रॉकेट साइंस नहीं है। सेक्टर रोटेशन अगर आपको पता करना है तो इसके लिए ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क आप इस्तेमाल करिए जिसका नाम है सेक्टर चेकलिस्ट, ठीक है। क्या करना है आपको, रिलेटिव स्ट्रेंथ पता करनी है सेक्टर की। अब देखिए, अब आप इस चीज़ को सुनिए तो आपको लगेगा कि यार फिर वही चीज़, बात कठिन करे दे रहे हो, रॉकेट साइंस समझा रहे हो यार, रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी। 2 चीज़ों को एक साथ दौड़ाइए, जो चीज़ उसमें से आगे निकल जाए ये कहा जाएगा कि उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ दूसरे वाले से बेहतर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ दूसरे के रिलेशन में, ठीक है। तो क्या करना होता है आपको एक सेक्टर का चार्ट देखना होता है और निफ्टी के चार्ट से उसको कंपेयर करना होता है। मान लीजिए कि पिछले 1 महीने में या पिछले 3 महीने में या पिछले 6 महीने में निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया, उसके कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर सेक्टर ने कितना रिटर्न दिया, आपको ये देखना होता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि परसेंटेज चेंज किसी भी एक सेक्टर का लास्ट 1 महीने का या 3 महीने का, उसके कंपैरिजन में निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया। इससे आपको यह पता चलेगा कि जो सेक्टर है वो आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं निफ्टी को, ठीक है। और ये आपको कंटिन्यू रखना है भाई। 1 महीने में जो सेक्टर था उसने निफ्टी से बढ़िया परफॉर्म किया, अगले 3 महीने में भी, 6 महीने में भी, तो इसका मतलब है कि ये सेक्टर निफ्टी से बेहतर काम कर रहा है। जब कभी भी आपको ऐसा कोई सेक्टर देखने को मिल जाए तो वो सेक्टर लीडिंग सेक्टर हो जाएगा। अब जैसे अगर आप लास्ट 3 महीने या 6 महीने में आईटी सेक्टर को कंपेयर करेंगे निफ्टी के साथ में या मीडिया को कंपेयर करेंगे निफ्टी के साथ में, तो आपको देखने को मिलेगा कि मीडिया और आईटी जो है वो निफ्टी से कम परफॉर्म किए, ठीक है। तो ये लगाड़ होंगे। अब हम लगाड़ की अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम लीडिंग सेक्टर की बात करेंगे। मान लीजिए आप ऑटो सेक्टर को देखिए या बैंकिंग को देखिए या एनबीएफसीज को देखिए या माइनिंग सेक्टर को देखिए इस समय, तो ये सारे सेक्टर्स निफ्टी से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हो जाते हैं लीडिंग सेक्टर। जब एक बार आपको ये लीडिंग सेक्टर मिल गए तो आपको क्या करना है कि इन सेक्टर्स के अंदर सिंपल आपको 2 काम करने हैं। देखो, कोई भी स्क्रिप्ट सिर्फ 2 ही वजहों से अच्छी होती है। स्क्रिप्ट का मतलब कंपनी या स्टॉक, वो 2 ही वजहों से अच्छा होता है। एक, उसमें ग्रोथ हो, दूसरा उसमें वैल्यूएशन अवेलेबल हो। या तो ग्रोथ हो कंपनी में या वैल्यू अवेलेबल हो, इन्हीं दोनों वजहों से। तो आपको क्या करना है कि लीडिंग सेक्टर मिल गया तो लीडिंग सेक्टर मिलने के बाद आपको
ऐसे स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स ढूंढनी है उस सेक्टर के अंदर जिनमें ग्रोथ और वैल्यू दोनों अवेलेबल हो। दूसरा, अगर वो सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है देन दैट सेक्टर इज कॉल्ड लैगिंग सेक्टर, कि वो पीछे छूट रहा है, ठीक है। ऐसे में आपको इंतजार करना है कि जब फेवरेबल मैक्रो एनवायरनमेंट हो, जैसे मान लीजिए कि आईटी सेक्टर है, अब आपको लग रहा है कि जो आईटी सेक्टर इस समय गिर रहा है ट्रम्प की वजह से, क्या ये मतलब जिंदगी भर हमेशा गिरता रहेगा? इन्फोसिस, विप्रो, HCL, कोफोर्ज, ये सारी कंपनियां क्या गिर के खत्म हो जाएंगी? क्या नहीं होंगी। ये सिर्फ इंतजार कर रही हैं कि कब फेवरेबल मैक्रो एनवायरनमेंट आए, कब हमारे लिए अच्छी परिस्थितियां बने, और जैसे अच्छी परिस्थितियां बनेंगी वैसे ये कंपनियां चलेंगी। तो जब लैगार्ड सेक्टर मिले तो क्या करना चाहिए हम लोग को? हमको ये इंतजार करना चाहिए कि कब ये सेक्टर के लिए अच्छी खबर सामने आएगी, ठीक है। बस ये इतनी चीज़ें, 3 चीज़ें देखनी है। तो क्या करना है आपको? चार्ट देखना है, महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का। अगर जो सेक्टर है वो निफ्टी से अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसमें से लीडिंग जो कंपनीज हैं वो लीडिंग इंडिकेटर हो जाए, वो लीडिंग सेक्टर हो जाएगा, और उसमें से अच्छी कंपनीज या अच्छी स्क्रिप्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज़ अभी तक जो हमने शेयर किया है ये आपको समझ में आ रहा है, बहुत लेमैन लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं समझिएगा, सुनने में जितना ईजी, जितना आसान लग रहा है, करने में उससे भी ज़्यादा ईजी है, बशर्ते आपके पास में एक फ्रेमवर्क हो, ठीक है। आप अगर एक सिस्टम से काम कर रहे हो, एक फ्रेमवर्क के तहत काम कर रहे हो, तो आपके लिए कंपनीज, स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, ठीक है। और यही चीज़ हम लोग, जो हमारा अपना कोर्स है उसके अंदर हम लोग सिखाते हैं, मनी मंत्रा, निवेश का पहला कदम। अगर नहीं देखा इसको तो इसको देख लीजिएगा, इसका लिंक हम लोग नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। और इसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी, और इसी तरीके से छोटे छोटे फ्रेमवर्क्स के आधार पे, ठीक है, जिनको समझना और जिनको उसके बाद इंप्लीमेंट करना आसान हो। देन थर्ड पार्ट है कि सेक्टर पिरामिड का, ठीक है। अब जब आप पोर्टफोलियो फॉर्म कर रहे हैं तो एक बात समझिएगा, ऐसा नहीं होता कि आपने पोर्टफोलियो बनाया और उसमें जो आपको समझ में आया आपने वो सेक्टर उसके अंदर डाल दिया, नहीं। सेक्टर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ होते हैं कि कोर सेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, जो बहुत ज़्यादा, जिनमें गिरावट नहीं होगी और जिनमें तेजी बहुत नहीं होगी, ठीक है। ये डिफेंसिव सेक्टर कहलाते हैं, या फिर ये आपके पोर्टफोलियो का कोर सेक्टर होंगे। ये बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे, बहुत तेज नहीं बढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे, पर लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे बढ़ते हुए आपके लिए वेल्थ जनरेट करेंगे। तो ये होता है कोर सेक्टर। तो जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें अपना फर्स्ट पार्ट जो है वो कोर सेक्टर जरूर डालें। देखिए, पोर्टफोलियो का जो पहला पार्ट होता है वो आपका होता है ETF, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब उसमें आपके बीज हो सकते हैं, निफ्टी बीज, गोल्ड बीज, मेटल से रिलेटेड, या फिर बैंक बीज हो सकता है, या निफ्टी IT बीज हो सकता है, ये सब। और उसके बाद फिर जो कोर सेक्टर होता है वो सेकेंड इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, जो सेक्टर्स होते हैं वो होते हैं ग्रोथ सेक्टर। अब देखिए, ग्रोथ सेक्टर क्या होते हैं? ये वो सेक्टर होते हैं जिनके लिए अभी की सिचुएशन फेवरेबल हो रही है, ठीक है, और इनमें तेजी बहुत तेज गति से आएगी, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है? बिकॉज गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजंस ले रही है, या ओवरऑल इकोनॉमी में कुछ ऐसा हो रहा है जो इनके फेवर में है। जैसे आज की डेट में अगर हम कहें कि डाटा सेंटर है ना, तो डेटा सेंटर एक ऐसी थीम है कि जहां प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट, सब कोई इस समय लगी हुई है कि डेटा सेंटर को डेवलप करो, डेटा सेंटर को डेवलप करो। तो ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनके लिए इस समय बहुत फेवरेबल सिचुएशन है। तो ये कहा जाएगा कि ये ग्रोथ सेक्टर है आज के टाइम में, ठीक है। जैसे शिप बिल्डिंग सेक्टर हो गया, ये ग्रोथ सेक्टर है आज के टाइम में। ऑटोज, ये ग्रोथ सेक्टर है, ठीक। 2014 का टाइम आपको याद होगा, 2014 से लेकर 18 तक वो टाइम था जब 9 लगातार क्वार्टर्स में ऑटो सेक्टर के रिजल्ट्स बहुत खराब गए थे, ठीक है। और वो टाइम पे जो ऑटो सेक्टर था वो ग्रोथ से हटके सिक्लिकल हो गया था, ठीक। सो सेकंड पार्ट हो गया ग्रोथ सेक्टर। नाउ ग्रोथ सेक्टर पोर्टफोलियो का जो एक मेन पार्ट होता है जो आपके पोर्टफोलियो में तेजी दिलाता है। इसके बाद एक थर्ड टाइप है सेक्टर का जो कि है सिक्लिकल। नाउ ये ऐसे सेक्टर हैं जो इनका एक साइकिल होता है, ये 2-3 साल चलते हैं, फिर 2-3 साल के लिए रुक जाते हैं, फिर 2-3 साल चलते हैं, फिर 2-3 साल के लिए रुक जाते हैं। अब इनके अंदर क्या क्या आता है? जैसे रियलिटी आता है, जैसे मेटल आता है, ठीक है। अब आप आज से आप 2-3 साल पहले का टाइम देखिए तो जो माइनिंग सेक्टर था वो बहुत लो था। अभी इस समय देखिए आपकी गवर्नमेंट बुरी तरीके से फोकस कर रही है कि यार मिनरल एक्सट्रैक्शन करना है हम लोग को। तो माइनिंग सेक्टर का जो अच्छा टाइम है वो अब आना शुरू हो रहा है, ठीक है। सिक्लिकलिटी उसकी पॉजिटिव होना शुरू हो रही है। तो ये सेक्टर्स होते हैं वो जो सिक्लिकल सेक्टर होते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। अब इंफ्रा या रियलिटी अच्छा क्यों होता है? जब लोगों की जेब में बड़ा पैसा आने शुरू हो जाता है, जब इकॉनमी अपने बूम पे होती है तो उस समय लोगों के पास में पैसा आ रहा होता है, तो लोग फिर घर खरीदना शुरू कर देते हैं। उस समय आप देखेंगे कि जो रियलिटी डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। गवर्नमेंट दबा के पैसा दे रही होती है, बैंक्स भी पैसा दे रहे होते हैं, तो रियल इस्टेट खूब बूम करता है। फिर इकॉनमी बस्ट होती है, लोगों की जॉब जाती है, पैसा नहीं होता है हाथ में, तो उस समय क्या होता है कि फिर
जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो एकदम से डाउन होता है। जैसे अगर आप अभी इस समय एक चीज़ को कंपेयर करें, जो एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी है, उसके लास्ट 3-4 सालों का रन देखें और उसके बाद अभी का उस समय उसमें रन देखें तो आपको समझ में आएगा, बिकॉज वो रियलिटी का एक एंसिलरी टाइप का है, ठीक है ना। सो इस वजह से थर्ड जो पार्ट है वो है सिक्लिकल। तो सिक्लिकल सेक्टर्स आइडेंटिफाई करिए और उनको तभी प्ले करिए, सिक्लिकल सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में, जब उनका अच्छा टाइम चल रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि फाइनल फ्रेमवर्क, जो मैक्रो टू सेक्टर ग्रिड, ठीक है। अब इकोनॉमी के अंदर अलग अलग टाइम पर कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, जो डिसीजंस यहाँ पर इधर दिए हुए हैं, जो मैक्रो फैक्टर्स हैं। ये मैक्रो फैक्टर अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर आरबीआई ने रेट कट किया है तो इसका असर किस सेक्टर पर कैसा पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ने सिन गुड्स टैक्स बढ़ाया है तो इसका असर किस सेक्टर पर कैसा पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि 10 साल से पुराने डीजल जो गाड़ियां हैं वो नहीं चलेंगी तो इसका असर किस सेक्टर पर कैसा पड़ेगा। अगर क्रूड का दाम बढ़ रहा है तो इसका असर जो रिफाइनिंग कंपनीज हैं उन पर कैसा पड़ेगा, जो पेंट कंपनीज हैं उन पर कैसा पड़ेगा। तो इसलिए ये एक जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट रेट जब कभी भी बढ़ेगा तो उसका असर बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसीज पर, हालांकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता या घटता है तो उसका असर ओवरऑल इकोनॉमी पर कहीं ना कहीं पड़ता ही है, बिकॉज ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर सेक्टर को असर डालता है। पर कुछ सेक्टर को ये सीधा, बिल्कुल सीधा असर डालता है। तो वो सेक्टर्स जानने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर हाइक हो रहा है तो बैंकिंग, एनबीएफसीज पर पॉजिटिव, ऑटोज पर और रियल एस्टेट के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव असर जाता है। इंटरेस्ट रेट अगर घटता है तो ऑटोज के ऊपर पॉजिटिव असर जाता है, बिकॉज लोन सस्ता हो जाता है। ये समझिए, इंटरेस्ट रेट घटने का मतलब है कि लोन सस्ता हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो उस समय क्या होता है कि एफएमसीजीज इनके ऊपर नेगेटिव असर जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब है कि लोगों की जेब में पैसा कम जा रहा है, ठीक है। पैसा अगर वीक हो रहा है, रुपीज़ अगर वीक हो रहा है, जैसे आज के समय में देखिए कि रुपीज़ जो है वो करीब, डॉलर जो है वो 90 रुपये के आसपास हो गया। तो ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि भाई रुपया वीक हो रहा है, तो जाहिर है कि बात बुरी है। पर वीक रुपया उन कंपनियों के लिए अच्छा है जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि वो कौन कौन सा एरियाज है जहां पे एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, तो उनके लिए जो रुपए का वीकनेस है वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। देन गवर्नमेंट जब कैपेक्स करती है तो ये सबके लिए पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव खैर ज़्यादा लोगों के लिए नहीं होता है, बिकॉज गवर्नमेंट जब पैसा डालती है इकॉनमी के अंदर तो ओवरऑल सारे सेक्टर्स रन करते हैं। क्रूड ऑयल जब बढ़ रहा होता है तो जो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनके लिए पॉजिटिव होता है, पर पेंट्स के लिए नेगेटिव होता है, एविएशन के लिए नेगेटिव होता है, बिकॉज उनका जो इनपुट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, वो बढ़ता है, ठीक है। मॉनसून अगर अच्छा है तो रूरल एफएमसीजीज के लिए, एग्री स्टॉक्स के लिए बढ़िया है। अर्बन हाउसिंग और पावर के लिए जो है वो नेगेटिव हो जाता है। क्यों? मॉनसून आता है तो थोड़ा ठंड हो जाता है, जब हल्का सा मौसम अच्छा होता है तो एसीज की खपत कम हो जाएगी, है ना। तो पावर जनरेशन की खपत जो है ना वो उतनी नहीं होगी, तो पावर कंपनियों के लिए गड़बड़ होगा। अर्बन हाउसिंग के लिए गड़बड़ क्यों होगा? बिकॉज तब जो डेवलपमेंट काम है वो रुक जाता है, ठीक है। इसीलिए कुछ कंपनियां देखिए, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनियां हैं, तो जो वो मॉनसून वाला उनका क्वार्टर होता है वहां पर उनका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा नेगेटिव आता है या दबा हुआ आता है, ठीक है। ये इसके पीछे का रीजन होता है। देन ग्लोबल रिसेशन अगर है तो गोल्ड और डिफेंसिव सेक्टर्स बढ़िया परफॉर्म करते हैं। और बजट स्पेंडिंग होता है तो ज़्यादातर सेक्टर्स के लिए अच्छा होता है बजट स्पेंडिंग, स्पेशली उन सेक्टर्स के लिए ज़्यादा जहां पर कि बजट के अंदर किसी एक सेक्टर को खास तेजी दी जाए। अब एक बात समझिए, देखिए इतनी देर का सेशन आपने देखा, हम लोग सिर्फ सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो बात करते करते क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो सेक्टर स्पेसिफिक होना शुरू हो जाता है, कि जो वो सेक्टर के बारे में बात करता है। अगर हम आपसे कोई कंपनी का नाम भी लें तो आप कहेंगे यार कंपनी छोड़ो, ये बताओ कि किस सेक्टर से रिलेटेड है, वो सेक्टर अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है, पहले ये बताओ हमको, है ना। इस जो ये इन्फॉर्मेशन है और जो ये इन्वेस्टमेंट का तरीका है, इसकी यही खूबी है कि आप सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और आप बड़ी पिक्चर देखना शुरू करते हैं, छोटी पिक्चर नहीं। क्यों भाई? कंपनी आइडेंटिफाई करना कि कंपनी बढ़िया परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, उसके 13-14 पॉइंट्स हैं, आप उनके आधार पे करेंगे। तो आप 10 कंपनी आइडेंटिफाई करेंगे तो 10 में से 7 चलेंगी ही चलेंगी, ठीक है। अगर ओवरऑल इकॉनमी अच्छी है तो 10 में से 7 चलेंगी। पर ये 10 कंपनीज आइडेंटिफाई कैसे करनी है, इसका जो कोर है वो ये है सेक्टर, ठीक है। इसलिए इसको जानना इतना ज़रूरी है। देन लास्ट जो स्लाइड है वो है कि सेक्टर स्कोरबोर्ड और क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क किसी भी सेक्टर का। तो इसमें क्या चीज़ ज़रूरी है? ज़रूरी है इसके फैक्टर्स और उनका असर किसी भी सेक्टर पर कैसा पड़ता है। जैसे सबसे पहला, जब आप सेक्टर आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो पहली चीज़ जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वो है ग्रोथ, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कही है ना, कि कोई भी स्क्रिप्ट पे 2 ही चीज़ें उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक ग्रोथ, दूसरा वैल्यूएशन, ठीक है। सो ग्रोथ बहुत ज़रूरी है कि एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उस सेक्टर का कैसा है। अब अलग अलग सेक्टर्स में
ग्रोथ जो है वो अलग अलग तरह की होती है। जैसे प्लेटफॉर्म बिजनेस हो गया, ठीक है ना, बीएससी हो गया, एमसीएक्स हो गया, इनके अंदर देखिए कि आप ग्रोथ किस लेवल की आती है। दूसरी तरफ एफएमसीजीज है, एफएमसीजीज के अंदर ग्रोथ आपको कैसी मिलती है, मतलब 4%, 5%, 6%, ठीक है ना। तो सेक्टर्स उठाते समय हमेशा उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करिए जिनके अंदर ग्रोथ अच्छी आ रही हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं कि जहां पे मार्जिन्स ही अपने आप में जरा से, जैसे जो आरओई और आरओसी आपको दिख रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। देखिए कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां 100 रुपए लगा के कंपनियां 2 रुपए या 3 रुपए कमा रही हैं, मिसाल के लिए टेलीकॉम सेक्टर या फिर एविएशन सेक्टर। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां कंपनियां 100 रुपए का धंधा करती हैं तो 30-35 रुपए अपनी जेब में रखती हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनीज हैं, ऑटो एंसिलरीज हैं इनमें। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी आप सेक्टर्स को ढूंढें तो आप सर्च करिए कि हाई प्रॉफिटेबिलिटी सेक्टर बताओ हमको, और उन सेक्टर्स के पीछे जाइए ज्यादा। थर्ड है वैल्यूएशन। अब देखिए 2 महीने 3 महीने पहले जो सोलर सेक्टर है उससे रिलेटेड जो कंपनियां थी उनमें वैल्यूएशंस आपने देखा, मतलब पी आप देखिए 120, 130, 200, 250 चल रहा था, है ना। वजह क्या थी कि ओवरऑल जो सोलर पैनल्स बन रहे थे उनका इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होने लगा इंडिया में कि जो सप्लाई हुई उसकी वो ओवर हो गई, और कंपनियों में भी अनाप शनाप रेट बढ़ने लगा। तो वैल्यूएशन जब एक लेवल के पार निकल जाएगा तो क्या होता है, वैल्यूएशन अगर खराब हो जाएगा तो फिर सेक्टर उसके बाद गिरेगा। और आप देखिए कि पिछले 1 महीने के अंदर जो भी सोलर सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं उनके अंदर कितनी तेजी से गिरावट हुई है, ठीक है। तो इसलिए जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्टर आइडेंटिफाई करते समय वो है कि सेक्टर के अंदर वैल्यूएशन है या नहीं। अब इसको कोरिलेट करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ते हैं, इसको कोरिलेट करिए। थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि सिक्लिकल सेक्टर होता है एक, और उसको कब उठाना चाहिए, जब उसका साइकिल शुरू हो रहा हो। तो सोचिए एक सिक्लिकल सेक्टर है जो अभी अपने बुरे दौर से गुजर रहा है, फिर बुरे दौर से गुजरने के बाद जब उसका अच्छा दौर शुरू होने वाला होता है तो उस समय उसका जो वैल्यूएशन है वो हाई होगा या लो होगा, उसका वैल्यूएशन लो होगा, है ना। और वही चीज़ हम कह रहे हैं वो यहाँ आ रहा है क्या, कि हमेशा लो वैल्यूएशंस की जो सेक्टर अच्छा है, जिसमें ग्रोथ है, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, और उसके साथ में उसका वैल्यूएशन अगर थोड़ा सा चीप है तब आपको जाना चाहिए। अगर ओवरऑल सेक्टर का वैल्यूएशन हाई हो गया तो आपको फिर उसमें से निकलना चाहिए। अब इसको कोरिलेट करिए एफआईआईज की रीसेंट सेलिंग से। एफआईआईज की जो रीसेंट सेलिंग है तकरीबन 3.5 लाख करोड़ के आसपास एफआईआई सेल करके निकल चुके हैं। उसका एक रीज़न ये भी दिया जा रहा है कि इंडिया के अंदर अभी इस समय वैल्यू नहीं बची है, वैल्यूएशन इंडिया का बहुत हाई हो गया है। ये सुनने में आ रहा है, आपने सुना है इस चीज़ को या नहीं? अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हाँ, ठीक है। तो जिस भी सेक्टर के अंदर वैल्यूएशन हाई हो जाएगा वहाँ फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और जब सेक्टर्स का वैल्यूएशन लो होता है तो वहाँ आपको फिर स्मार्ट मनी धीरे धीरे पार्क होते हुए दिखती है, और इसी को कॉन्ट्रा कॉल कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट डेट है। खैर डेट अलग अलग सेक्टर्स पे अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर किसी सेक्टर के अंदर डेट ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, ओवरऑल सेक्टर के अंदर ही डेट ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे सेक्टर से थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। पर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ डेट से ही काम चलता है, जैसे बैंकिंग, जैसे एनबीएफसीज, तो इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। देन फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ट्रेंड। स्टॉक परसेंटेज चेंजेस वर्सेस निफ्टी। ट्रेंड बेसिकली और कुछ नहीं है, ये सिंपल ग्रोथ वाला पार्ट है, ठीक है, कि जो सेक्टर है आपका वो ओवरऑल निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं, या उस सेक्टर के अंदर तेजी है या नहीं, या एक और भाषा में कहें तो सेक्टर ट्रेंडिंग है या नहीं। ये सुना होगा आप लोगों ने कि भाई ये ट्रेंडिंग सेक्टर इस समय चल रहा है, ठीक है। तो ट्रेंडिंग सेक्टर बेसिकली आपके पोर्टफोलियो का 5% या 10% पार्ट होता है जो पोर्टफोलियो को थोड़ा सा पुश दे देता है, ठीक है। सो अब एक चीज देखिए और समझिए, इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आप जो है ना वो बड़ी पिक्चर के पीछे जाएंगे, बोलेंगे कि नहीं यार मेरे को थोड़ा सा मैक्रो समझने दो, ठीक है, बड़ी पिक्चर देखने दो। छोटा इंडिविजुअल कंपनीज, इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करना स्टॉक्स तो बहुत आसान है, ठीक है। मैक्रो अगर समझ में आ गया तो इंडिविजुअल कंपनीज देखना, उनका चार्ट्स पढ़ना ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। मुश्किल काम होता है अपने ब्रेन का फ्रेमवर्क सही करना, कि पोर्टफोलियो बनाते समय, कंपनीज आइडेंटिफाई करते समय सेक्टर्स स्पेसिफिक स्टडीज फोकस्ड रखना और अपने पोर्टफोलियो के जो सेक्टर हैं उनको रीबैलेंस करना, ठीक है। सो वी होप कि जो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं 2026 में कि बड़ी पिक्चर सही रखें। सी इंडिविजुअल कंपनीज, अब एक सिंपल सी बात बताएं आपको कि कंपनी आइडेंटिफाई करना कितना आसान काम है। आप कंपनी में ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है ना भाई, क्वार्टरली बेसिस पर और ईयरली बेसिस पर कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो, कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो। भाई बैलेंस शीट स्ट्रांग होने में है कि भाई लोन बहुत ज़्यादा ना हो कंपनी के अंदर, रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा ना हो कंपनी में, इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा ना हो कंपनी में, ठीक है।
देन कंपनी में कैश फ्लो मेंटेन अच्छा हो रहा हो, प्लस कंपनी के पास में ऑर्डर बुक्स हो फ्यूचर के लिए, और प्लस कंपनी थोड़ा सा कैपेक्स कर रही हो, इन सब के साथ कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा अच्छा हो, जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो थोड़ा बेहतर हो, कंपनी में रेड फ्लैग नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं होना चाहिए, इतनी चीजें आप अगर ठीक से देख लेते हैं एक कंपनी के अंदर, जिसके लिए, और कंपनी का बिजनेस देख लीजिए कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसमें कंपनी के पास में थोड़ा बहुत मार्जिन ये अच्छे होने चाहिए, ठीक है, वो प्रॉफिट वो रेशियोज एनालिसिस में आ जाएगा। अगर वो चीज़ें अच्छी हैं तो आपको एक बढ़िया कंपनी ढूंढने में मुश्किल 7 से 8 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करने में। पर अगर आपने सेक्टर ढंग का आइडेंटिफाई कर लिया तो उस सेक्टर के अंदर आपको ऐसी 3-4 कंपनियां मिल जाएंगी, इसलिए सेक्टर्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। कंपनीज आइडेंटिफाई करना आसान है, सेक्टर आइडेंटिफाई करना उससे थोड़ा सा मुश्किल है, पर सेक्टर एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो एक सेक्टर में 3 से 4 अच्छी कंपनीज मिल जाती हैं, ठीक है। इसलिए जो ये कोशिश है हमारी 2026 में, वी होप कि आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा सुनने में, अग्री 100% अग्री, बिकॉज जब हम लोग अपना NISM सर्टिफिकेशन कर रहे थे रिसर्च एनालिस्ट का, तो ये वाला कोर्स जो है वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, और वजह यह है कि नॉलेज जो होता है ना वो थोड़ा बोरिंग होता है, एक्साइटिंग होता है, जो तफरी होती है वो एक्साइटिंग होती है कि आपको ये चार्ट दिखा दें, वो ग्रोथ दिखा दें, वहाँ पे ऐसे ही ये 10 गुना हो गया, वो 20 गुना, वहाँ मजा आता है, पर नॉलेज थोड़ा सा बोरिंग होता है। पर अगर आपने एक बार नॉलेज को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया तो फिर जो डेप्थ है पोर्टफोलियो के अंदर भी और आपके नॉलेज में भी वो दोनों आ जाएगी, ठीक है। सो थोड़ा सा बड़ा हो गया सेशन, पर हमारी कोशिश थी कि जो ये फ्रेमवर्क बेस्ड स्टडी है ये हम आपके साथ शेयर करते रहें। हमको पता है कि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस सेशन को 2-3 बार आप देखेंगे तो समझ में आएगा। बाकी रेगुलर और नॉलेज अगर आप चाहते हैं और इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स के बारे में अगर डिस्कशन चाहते हैं तो जो हमारा ट्विटर हैंडल है उससे जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से जुड़ जाइए, और उसका लिंक जो है वो हम लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे। सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहिए और वो है आपके वैल्यूएबल कमेंट्स, ठीक है, कि जो ये नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। बाकी कंपनीज आपको मिलती रहेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ध्यान रखिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का, और चाहें तो जो ये हमारा कोर्स है इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय।